लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के दिल में यानी शहर के बीचों बीच एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, वो भी नियम कायदे को ताक पर रखकर। लखनऊ के अलीगंज में एक हादसा हुआ और देखते ही देखते पूरी इमारत धू धू कर चलने लगी। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि चारों चीख पुकार मच गई और इस तांडव में 15 मासूम बच्चों की जान चली गई। सूबे के सीएम को जब मालूम पड़ा तो वो मौके पर पहुंचे। एक्शन हुआ, कई अधिकारियों पर गाज गिर गई, कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सवाल तो अपनी जगह है कि हमारे सिस्टम की आंख हादसे के बाद ही क्यों खुलती है। दिल्ली में आग लगी थी तो चौतरफा सतर्कता बरती जा रही थी। लगा था कि शायद उसके बाद कोई हादसा नहीं होगा, लगा था कि शायद उसके बाद झुलसकर किसी की जान नहीं जाएगी, लगा था कि शायद उसके बाद आग के धुएं में सफोकेट होकर किसी की जान नहीं जाएगी। कई जगहों पर एहतियातन चेकिंग अभियान भी चला, लेकिन साहब लखनऊ में हो गया। मासूमों के भेंट चढ़ने का हम इंतजार क्यों करते हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और खास तौर पर वो परिजन जिनके घर के लोगों की जान इस हादसे में गई। अब जो एक्शन लिया जा रहा है, क्या वो उन मासूमों की जिंदगी को वापस लौटा सकता है? जवाब बहुत सीधा सा है कि साहब उन लोगों की जान वापस नहीं आ सकती है, लेकिन हां, उन मासूम बच्चों के परिवार वालों के साथ न्याय हो, यह सिस्टम की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी यहीं पर सीमित नहीं होती, जिम्मेदारी यह भी है कि क्या यह घटना आखिरी हो सकती है, क्या इसके बाद नियमों की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। सवाल तो है कि अवैध एक्टिविटी करने वालों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग की इजाजत थी, कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकर अगर ऐसे नियमों को तोड़ेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। तो फिर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कानून इतना लचर है क्या कि अपराधी अपराध से डरते नहीं हैं, या फिर उन्हें सिस्टम पर यकीन है कि वो बच जाएंगे क्योंकि उन्हें बचाने वाले इस सिस्टम में बैठे हैं। सवाल यह भी है, और देश में एक बार फिर से चर्चा हो रही है, जो हर हादसे के बाद चर्चा होती है, कि क्या वक्त आ चुका है कि अवैध कोचिंग सेंटर्स या फिर अवैध दुकानों पर सख्ती से शिकंजा कसा जाए, क्योंकि बार बार वहां पर जाने चली जाती हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के हादसे हुए हो। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर बच्चे पहुंचते हैं। मां बाप कहते हैं कि जाओ बच्चों, पढ़ो कोचिंग में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, परीक्षाएं क्वालिफाई करिए, करियर बनाइए। करियर नहीं बना, जीवन चला गया। 4 दीवारों में फंसकर दम तोड़ देते हैं बच्चे, इसलिए कि कोचिंग वाले कई जगहों पर नियमों के विरुद्ध जाकर कोचिंग चलाते हैं। अब यहां पर फायर एग्जिट ही नहीं था लखनऊ की, ये बिल्डिंग ले लीजिए। अब रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर इजाजत रहेगी तो कॉमर्शियल जैसी सुविधाएं कैसी होंगी। लखनऊ का यह मामला तो जाहिर सी बात है दिल दहलाने वाला है, और जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें मन को अंदर से कचोटती हैं। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, और कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। उन बच्चों ने क्या क्या नहीं किया होगा अपने जीवन को बचाने के लिए। किसी ने मां बाप को फोन किया होगा कि बचा लो। आप उन मां बाप के जीवन पर, उनके मन मस्तिष्क पर क्या बीती होगी, आप अंदाजा लगाइए। कुछ बच्चे कूद कर कोशिश करते नजर आए कि जीवन बच जाए। आप सोचिए कितनी कोशिश हुई होगी। उस कोचिंग सेंटर में कोशिश चल रही थी करियर को बेहतर करने की, लेकिन चंद सेकंड के बाद करियर साइड में, जीवन बचाने की कोशिश शुरू हो गई। आप सोचिए उन लोगों के बारे में, या उन बच्चों के बारे में जो चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाए। आज इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं, और बड़ी खबर है इसी अग्निकांड से जुड़ी हुई। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम के 6 सदस्य इमारत में दाखिल हो चुके हैं। तलाशे जाएंगे लूप होल कहां पर रहे, कैसे आग लगी, कैसे आग फैलती चली गई। ये तस्वीरें घटनास्थल की हैं। हमारे सहयोगी विनोद वहां पर डटे हुए हैं, एक उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीम जो है वो मौके पहुंची हुई, आपको दिखाया है। जो फोरेंसिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधि प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की ये गाड़ी है। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। चूंकि एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है वहाँ से लोगों को बुलाया गया है ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके। पूरे मामले की जिस तरह से जाँच आगे बढ़ रही है, आप देखिए किस तरीके से फोरेंसिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए
हुए हैं और अंदर अब ये दाखिल होंगे और हालात का जायजा यहाँ से अंदर लेंगे। ये तो ये देखिए किस तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की ये टीम है, डायरेक्टर है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, उनके साथ कुछ और उनके सहयोगी कर्मचारी हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर ये जांच जो आगे बढ़ेगी उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस के भी बहुत सारे जरूरतें पड़ेंगी और इसीलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ अंदर पहुंची है। 6 लोग हैं इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो एफएसएल के डायरेक्टर हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पूरे घटनाक्रम को अंदर पहुंचकर दाखिल होकर देखा जाए, जायजा लिया जाए ताकि फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाए जो पूरे मामले में जो जांच होगी उसमें उसे मजबूती प्रदान करेगी और जांच एक सही दिशा में हो पाए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और विनोद वहां पर मौके पर डटे भी हुए हैं। विनोद, सिस्टम हरकत में है, सुबह से अभी तक का अपडेट क्या है पहले वो बता दीजिए। ठीक है, हो गया। विनोद, आवाज आ रही है आपको? विनोद, आवाज आ रही है आपको? हेलो, चेक ऑडियो। जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। क्या आप अपना सवाल दोहरा पाएंगे? मैं पूछ रहा था विनोद, सिस्टम हरकत में, सबसे पहले सुबह का अपडेट बता दीजिए। वो एफिक्सिएशन की वजह से हुई है, यानी कि दम घुटने की वजह से हुई है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है वो देखिए ये जो देखिए शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको दिखाऊं एक बार तस्वीरें यहाँ की। मैं मौके पे मौजूद हूँ सुबह से और फॉरेंसिक जो टीम है वो इस वक्त जो है इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई है। कुछ 6 मेंबर्स की टीम है जो यहाँ पहुंची हुई है एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। दरअसल कुछ देर बाद यहाँ पे एसआईटी भी पहुंचने वाली है। एसआईटी ने पूरी अपनी जांच शुरू कर दी है। कल 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था सीएम योगी ने, उनके देश पर 2 सीनियर ऑफिसर्स को जो नियुक्त किया गया था। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है अमित अभिजात, उनको, और दूसरे जो एडीजी जोन है प्रवीण कुमार, उनको एसआईटी का उनकी दोनों की 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले में जांच करेगी। और अभी फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची हुई है जो अंदर पूरे मामले की जांच कर रही है, एविडेंसेस कलेक्ट करने की बात की जा रही है। आपको बताया जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी बात यह है कुछ देर पहले हम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए थे और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है जो 2nd फ्लोर है जहां पर सबसे ज्यादा जो बच्चे थे कोचिंग सेंटर्स के जिनकी मौतें हुई हैं 15 बच्चों की, वहां पे आग बहुत कम थी, वहां पे धुआं ज्यादा था, पूरा कमरा जो था वो धुएं से भरा हुआ था। सफोकेशन की वजह से जो मौत की बात कल की जा रही थी, हमने देखा कल कि यहाँ पूरे बिल्डिंग के अंदर आग से ज्यादा धुआं था और धुएं की वजह से ही सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो 15 बच्चों की जो मौत हुई वो हुई। तो ये बड़ी त्रासदी है क्योंकि धुआं इसलिए भरा कि पूरी बिल्डिंग शीशे की थी, एग्जिट एंट्री कुछ था नहीं, हवा निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि ऑक्सीजन अंदर आ पाए और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो पाए। तो लेवल कम नहीं हो पा रहा था और इसीलिए जो बगल की दीवार है उसको काट के अंदर छेद बनाया गया बड़ा सा और उसके बाद वहां से पानी डाला गया और अंदर दाखिल हो, क्योंकि जाने आने और जाने की भी व्यवस्था इसमें नहीं थी। एक ही सीढ़ी थी जिससे जाने और चढ़ने और उतरने की व्यवस्था थी, यानी एक एग्जिट और एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, एक ही खिड़की थी, एक ही सीढ़ी थी। तो ये लापरवाहियां जो थी वो बड़ी वजह बनी कि किस तरीके से इस बिल्डिंग में 15 जो बच्चे थे वो उनकी मौत हुई। तो शुरू से ही जब से ये बिल्डिंग बनी है 2016 से, हालांकि 2016 में इसको लेकर सवाल उठाए गए थे और इसे बकायदा बुलडोज करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन एनी हाउ उसको मैनेज किया गया और उसके बाद से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ चलती है उसके लिए कई सारे नॉर्म्स होते हैं। एक देखिए जो इनका जो जनरेटर था, ये सारी व्याख्याएं कल से सुन रहे हैं, लेकिन एक बात आपने बताई कि 2016 में इस बिल्डिंग को बुलडोज करने की बात आई थी, फिर उसके बाद मैनेज कर लिया। लखनऊ में बैठकर, जहां पर सरकार बैठती है, वहां पर बैठकर अगर कोई अधिकारियों को मैनेज कर लेता है, रेजिडेंशियल जहां पर परमिशन है वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चलाता है, तो ये बहुत जरूरत है कि पूरे सिस्टम को क्लीन करने की जरूरत है। पता नहीं कितनी ऐसी बिल्डिंगें होंगी अभी भी इस लखनऊ में।
पूरी लखनऊ की बात छोड़ दीजिए, अलीगंज इलाके में जहां पे हम मौजूद हैं, ये बेसिकली रेजिडेंशियल इलाका था। पूरी घर आप देखिए आसपास के तो घर हैं यहाँ पे, इस बिल्डिंग के ठीक बगल में भी घर है और इसी घर की छत पे चढ़कर ही बिल्डिंग की दीवार काट कर अंदर घुसे थे। अगर ये घर नहीं होता, यहाँ भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती और उसकी छत भी इतनी बराबर होती तो शायद ये भी संभव नहीं हो पाता। तो ये दिक्कतें हुई हैं। इस पूरे इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज जो है कुछ प्रॉपर्टी पर की जा रही है जो एक तरह से इलीगल है, और आप ऐसे किसी प्रॉपर्टी को आप उसका लैंड व्यू चेंज करा लेते हैं। आप पैसे के दम पर एलडीए के अधिकारियों को पैसा खिलाकर जो है आप उसका लैंड व्यू चेंज करते हैं, आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन ले लेते हैं, कोई नॉर्म्स नहीं फॉलो करते। अगर ये नॉर्म्स को फॉलो किया गया होता तो शायद इतनी घटना नहीं हुई होती। अगर वहाँ पे फायर के एग्जिट होता, अगर वहाँ पे एंट्री के लिए अलग फायर एग्जिट के लिए स्पेस होता, अगर आप उसको प्रॉपर स्पेस बाहर दिए होते, उस तरह से कवर अप नहीं किया होता तो वो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने बच्चे सफोकेशन से नहीं मरते। लेकिन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से आप पैसे के दम पर, पावर के दम पर आप तमाम कानून को, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और ये बिल्डिंग जो शुक्ला ब्रदर्स की बिल्डिंग है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैसे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल प्रॉपर्टी में चेंज किया जाता है। उसके बाद नहीं और विनोद, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं किया जाता है, बहुमंजिला इमारत बनाई जाती है। एक फ्लोर पर भी चल रहा होता तो शायद एग्जिट करना आसान था, शायद धुएं से बचा जा सकता था। लेकिन आप ये देखिए 2-3 बिल्डिंग बना ली गई और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा सामने है। एक और बड़ी खबर है इसी अग्निकांड से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि आवासीय इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, जिसका जिक्र विनोद भी कर रहे थे और तस्वीरें दिखा रहे थे। कैसे 2-3 मंजिला इमारत ये बना ली गई थी, कमर्शियल एक्टिविटी, शायद लैंड यूज चेंज करवाया या जो भी हुआ पैसे के बल पर। यानी रेजिडेंशियल इमारत में कोचिंग सेंटर चल रही थी, वहां पर पेट्स की भी कोई शॉप थी। यानी पूरी तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये इलीगल मामला है। जानकारी के मुताबिक आवासीय इमारत का नक्शा पास हुआ था जब ये बिल्डिंग बन रही होगी, लेकिन कोचिंग सेंटर चल रहा था। अब खबर यह भी है कि 16 इंजीनियर्स और अधिकारी रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी की भी जांच की जा रही है और अब 2014 से अब तक रहे इंजीनियर की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हादसे के बाद ही जगेंगे, और क्या गारंटी इस बात की होगी कि इसके बाद कोई हादसा नहीं होगा। नियमों की अनदेखी की वजह से लोगों की जान कम से कम नहीं जाएगी। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बहुत सारी बातें हैं। थोड़ी देर पहले विनोद से बातचीत हो रही थी तो 2016 में बिल्डिंग को बुलडोज करने की बात थी। जितने इंजीनियर, पूरा एलडीए जरूरी है कि इस समय स्कैनिंग की जाए। देखिए बिल्कुल राकेश, लेकिन क्या हो इस परिवार के दर्द का, इन आंसुओं का जो माँ की आंखों में, इस बहन का जो इसकी आंखों में है। परिवार में 3 बेटे हैं, उनमें से एक नीलेश था। देखिए कल से रो रो के बुरा हाल इनका हो चुका है। माताजी, कैसे खबर मिली थी आपको? उनके पापा को मिली थी खबर, पहले फोन आया था। थाने से मेरे भाई को, बड़े बीच वाले भाई को फोन आया था, उनका नाम अभिषेक है, तो पापा के पास फोन आया था। फिर पापा को पता चला, जैसे पता चले इसी रोड पे वो गिर गए, बेहोश हो गए, तुरंत सुन के गिर गए। और इसी थ्रू से पता चला जब मरा घोषित किया सीधे, और कुछ उससे पहले ये नहीं बताया कि वहाँ आग लग गई, कि अपने बच्चे के पास हम लोग जा सके, दौड़ के बचा सके। बहुत तकलीफ हुई। फायर ब्रिगेड पहुँच जाती तो आज हम लोग के बीच में होता मेरा भाई। इतनी तकलीफ ना होती जितनी आज तकलीफ हम लोग सह रहे हैं। सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले जिम्मेदार हैं। ऐसे पहले आज तो तेरी पुलिया पे भी हुआ था, ये दोबारा हुआ है। भगवान, लापरवाही के चलते 15 जाने गई जी। लापरवाही, सरकार कुछ करता नहीं है, फायर ब्रिगेड वाले कुछ करते नहीं टाइम से। वहाँ 10-5 मिनट में तो काम आगे का तमाम हो जाता है। 1 घंटा बहुत हो गया। सीधे बता, हमको तो पोस्ट मास्टर हुआ ले गए मेडिकल कॉलेज, हमको तो कुछ बताया पता नहीं चला। नीलेश कभी बताया करता था कि वहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर एक ही जगह रास्ता आना जाना कुछ नहीं कहता था। वो बहुत सहनशीलता वाला इंसान था, उसको काम करना था। वो कुछ नहीं करता था, तकलीफ उठा लेता
था, लेकिन माँ बाप को तकलीफ नहीं देता था। हमारी दवा चल रही, बीमार अर्थराइटिस से चल नहीं पाते, घुटनों से, पूरे शरीर में सबका ध्यान रखता था। सबका ध्यान रखता था। मेरे बड़े भाई हैं सब, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, नीलेश की मुझसे बड़े भाई हैं थे वो, सबका ध्यान रखते। सपना क्या था नीलेश का? एनिमेशन नीलेश का एनिमेशन में बहुत बड़ा काम करने का था कि हम बाहर जाके बहुत बड़े आदमी बने। 3D एनिमेशन में कार्टून का जो काम होता है उसका पर्पस बहुत मेहनत करता था। उस काम के लिए, सीखने के लिए उस बच्चे ने, मेरे भाई ने दिन रात कर दिया था, तब जाके उस मुकाम पे पहुंचा था। तभी तो वो जॉब करता था। कब से जॉब कर रहा था? 3-3.5 साल हो गया उसको काम करते करते उसी जगह पे। पर हम लोग कभी नहीं जान पाए कि वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। बताया भी नहीं किए। अच्छा, मुख्यमंत्री ने 4 लोगों को हटाया है और एक कमेटी भी जांच कर रही है। आप लोगों का क्या मांग है कि क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, क्या और एक्शन? हमारा कहने मतलब सिर्फ फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती और सारे बच्चे बच जाते। फायर ब्रिगेड सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और माँ बाप तो खुश रहते, सब माँ बाप खुश रहते, उनके बुढ़ापे का सहारा तो ना चिंता। कौन करेगा ख्याल? जब तक आता था खाना, मम्मी पापा आप लोगों ने खा लिया है, पूछता जरूर था, तभी खाता था। सबका ख्याल रखने वाला था, सबका ख्याल रखता था। देखिए, रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन व्यवस्थाएं, चूंकि 2016 में बुलडोज करने के आदेश उस इमारत को दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके एलडीए की लापरवाही रही कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। अधिकारी बेपरवाह बने रहे। जो बुलडोज करने का जो एक्शन होता है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और टैक्स वसूला जाता रहा। 2026-27 का टैक्स भी 66,000 वसूला गया है। तो टैक्स वसूलने की कोशिश जारी रही, लेकिन इमारत में जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा किसके भरोसे है, ये जानने की जहमत एलडीए ने नहीं उठाई, फायर डिपार्टमेंट ने नहीं उठाई, जिसके ऊपर जिम्मा होता है एनओसी देने का। और एनओसी तभी दी जाती है जब किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में आने और जाने का रास्ता अलग हो, फायर संबंधित जो उपकरण होते हैं वो हो, इनके आधार पर एनओसी दी जाती है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का जिम्मा होता है कि कहीं तारों का मकड़जाल तो नहीं है राकेश, जो आने जाने का रास्ता है वो सेफ है कि नहीं, वहां पर बिजली की व्यवस्थाएं जो लोग एसी के बाहर लगा लेते हैं वो तो नहीं है। तो ये विद्युत सुरक्षा निदेशालय, फायर डिपार्टमेंट और एलडीए, इन तीनों का जिम्मा होता है। लेकिन चूक तीनों लेवल पर रही है, जिसका खामियाजा 15 लोगों ने भुगता है। हालांकि जांच हो रही है, जांच के बाद एक्शन भी होगा। 1075 प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनको मनीष, एक बात कहूंगा आपसे, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मकड़जाल। ये अधिकारियों का मकड़जाल है मनीष। माँ बाप रो रहे हैं, शांत हो जाएंगे, बहन रो रही है, शांत हो जाएगी। अधिकारियों का मकड़जाल खत्म नहीं होगा। 2016 में बिल्डिंग बुलडोज करने की बात थी, मैनेज हो गया, क्योंकि देश में सब मैनेज हो रहा है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लखनऊ में बैठकर जहां पर सरकार बैठती है, वहां से जो तस्वीरें विनोद दिखा रहे थे कि अलीगंज जो पूरा रेजिडेंशियल इलाका, वहां पर पैसे के दम पर कोई परमिशन ले लेता है कि साहब अब हम इसमें रेजिडेंशियल करेंगे, आज से इसमें रेजिडेंशियल नहीं, इसमें हम कमर्शियल करेंगे। और उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। 2-3 मंजिला इमारत, ऊपर कोचिंग, बीच में पेट्स एनिमल्स की शॉप, एग्जिट है नहीं। तो ये मकड़जाल अधिकारियों का है। वो मकड़जाल जब तक नहीं खत्म होगा तब तक हम बार बार चिल्लाएंगे, ऐसी खबरें आएगी, माँ बाप बार बार रोएंगे, जिसके घर वालों की जान जाएगी वो रोते रहेंगे। पहले अधिकारियों के इस मकड़जाल को खत्म करना होगा, तब जाकर मामला आगे के लिए कुछ बेहतर हो सकता है, या हम उम्मीद कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर है इसी अग्निकांड से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि एसआईटी टीम ने इमारत के दस्तावेज तलब किए हैं। एसआईटी टीम इमारत के दस्तावेजों की जांच में जुटी है। घटनास्थल पर भी जाकर एसआईटी की टीम जांच करेगी। एसआईटी इसके लिए फॉर्म की गई है, जो इस पूरी छानबीन में लगी हुई है कि कौन कौन से वो अधिकारी हैं, कहां कहां चूक हो गई, कहां कहां लापरवाही हो गई, कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो दिखाते हैं कैसे इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के गेट है। दरअसल ये देखिए आप, एक सीढ़ी यहाँ पे है, इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होने और इसी से निकलने की व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई थी। एंट्री और एग्जिट की एक तस्वीर, सिर्फ इसी तस्वीर से जरिए अंदर जाने की व्यवस्था थी और इसी से बाहर निकलने की व्यवस्था थी। हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं।
और दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। ये देखिए, ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ने की व्यवस्था थी, इसी सीढ़ी के जरिए एंट्री था और इसी से एग्जिट था। तो ये कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर थी। ये आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एक बार हम अंदर कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। एक बार हम दिखाते हैं ये जो हिस्सा है, कैसे यहाँ पर पहली मंजिल पर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए कैसे यहाँ पर एंट्री के लिए ये जो पूरा फ्लोर है, जो पेट का एक तरह से क्लिनिक थी, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अंदर लेके जी देखिए, ये पूरा क्लिनिक किस तरह से जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे ये जलकर ये खाक हुआ है। पूरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ का हिस्सा आपको दिखाते हैं। पिकअप पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो बाहर है और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर के हिस्से पे, जहाँ पर जो बच्चे थे जो फंसे हुए थे, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। अब दिखाते हैं, ये दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ पर घुसाया गया, और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से लेके कि किस तरीके से यहाँ, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर ही बच्चे यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से अंदर ले गए। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। इसी फ्लोर में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे और यहाँ से बच्चों को अंदर जाने की निकलने की व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग की तरफ चली गई है और इससे लगातार जो है यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है। लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पे पूरे बच्चे इसी इलाके में फंसे हुए थे और इसी में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही एक गेट है जहाँ से एंट्री की व्यवस्था थी, एग्जिट की व्यवस्था थी। इसी हिस्से में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे। तमाम तस्वीर देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और एक बार हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था इसमें थी और कितनी बड़ी लापरवाही जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर थी। तो ये तस्वीरें ये भयानक है और इसीलिए जो है अब यहाँ से आगे जाने की एक बार कोशिश करके आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा था, यही दरवाजा जो था वो लॉक हो जाया था और इसी वजह से बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दरवाजा लॉक होने की वजह से ही बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाए थे और इसी में ये जो बिल्डिंग थी उनकी कब्रगाह बन गई। तो एक बार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एंट्री की अलाउड नहीं है। एक बार आप जिस तरीके पूरा ये घटना थी, जिस तरह की हादसा था, ये दिखाता है कि लापरवाहियों का आलम कितना था। किस तरीके से बच्चे इस से ना तो बाहर निकल पाए और ना ही अंदर दाखिल हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ नमित शाह, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आपको अंदाजा लग गया कि दरअसल वहां पर इतनी जाने गई कैसे। एक दरवाजा था, इलेक्ट्रॉनिक गेट था और अक्सर ऐसे हादसों में वो गेट लॉक हो जाते हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लोग निकलेंगे कैसे। एक ही दरवाजा जाने का, एक ही दरवाजा आने का, वो भी इलेक्ट्रॉनिक गेट सही लॉक हो गया, अंदर फंस गए। इतना धुआं भर गया कि घुट घुट कर बच्चों की जान चली गई। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं जो इस इमारत को लेकर है। 3 मंजिला ये इमारत जो कि तस्वीरों में दिख रहा था, चारों तरफ से ये पैक है, चारों तरफ से पैक है। कांच और कंक्रीट से बॉक्स की तरह इस इमारत को बना दिया गया था, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बिल्डिंग, खिड़कियां, वेंटिलेशन सिस्टम है नहीं। आग लगते ही बिल्डिंग में जहरीला धुआं भर गया, क्योंकि वेंटिलेशन है नहीं तो धुआं निकलेगा कहां से। आदमी के निकलने की जगह नहीं है, धुआं कहां से निकलेगा। बाहर निकलने की कोशिश के बीच कईयों का दम घुट गया। इमारत में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही सकरी सीढ़ी थी। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग और इकलौता रास्ता ब्लॉक हो गया, एग्जिट था नहीं। और ग्राउंड फ्लोर पर जब आग लगी तो आप सोचिए वो आग किस तरीके से ऊपर गई। धुआं ऊपर जाएगा क्योंकि धुएं के निकलने के लिए पैरेलली कोई सिस्टम नहीं। कोचिंग लाइब्रेरी के बच्चे ट्रैप हो गए। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप है, क्लिनिक था, गेमिंग जोन था। नीचे भारी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे।
और इसकी वजह से आग जब लगी तो बहुत ज्यादा तेजी से भड़कती चली गई। फायर फाइटिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर या फिर अलार्म सिस्टम था ही नहीं, जबकि कमर्शियल बिल्डिंग में ये सब होना चाहिए। अब तो सोसाइटीज में, घरों में ये सब सिस्टम होने लगा है कि स्प्रिंकलर्स लगे रहे। यहाँ कमर्शियल में नहीं था। बिल्डिंग में बुनियादी फायर सेफ्टी सुविधाएं मौजूद नहीं थी कि आग लगे तो लोग किस तरीके से उस आग से लड़ ही सके सही। कम से कम बिल्डिंग में अवैध कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, ये तो बात साफ हो गई। तो ये कुछ बड़ी बातें हमने आपको बताई जो इस घटनाक्रम के बाद, इस अग्निकांड के बाद निकलकर सामने आई हैं, और इन्हीं सब पर सवाल भी है कि आखिरकार ये सब कुछ चल कैसे रहा था। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, धुआं निकलने के लिए जगह नहीं था, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बच्चे कैसे निकलते, लोग कैसे निकलते? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा है जब अंदर दाखिल हुए थे तो एक ही सीढ़ी थी जिससे जाने और आने की बात थी, कोई फायर एग्जिट नहीं था। यानी कि आपको अलग से एक कमर्शियल बिल्डिंग में एक अलग से दरवाजा बनाना पड़ता है, एक अलग से सीढ़ी बनानी पड़ती है जिससे आप बाहर निकल सके फायर की कंडीशन में। एक बार आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जो है वो अंदर है और वो लगातार जो है वो जाँच कर रही है। टीम देखिए आप इस वक्त जो है अंदर जाँच कर रही है, लेकिन यहीं पर जहाँ पे ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए है, यहाँ पे देखिए कितने सारे AC के डक जो है वो लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 AC के डक जो है ठीक उस जगह पर लगे हैं जहां से एंट्री करना है, एंट्री एग्जिट का पॉइंट है। और कहा जा रहा किसी इसी शॉर्ट सर्किट से जो है आग फैली थी। तो यहीं पे अगर आपने एक छोटी जगह पे, एक सीढ़ी की जगह पर 7 AC डक लगाए हैं, 8 AC डक लगाए हैं, तो सोचिए क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, किस तरह से ये बिल्डिंग पहले ही आग की भट्टी बनी होगी। और दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ से बच्चे निकल जाए, चूंकि एंट्री और एग्जिट एक ही था। जहां जिस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जो बच्चे थे वहां पे एक ही गेट था, इलेक्ट्रॉनिक गेट, जिसके जरिए उस बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते थे। वो इलेक्ट्रॉनिक गेट जो है आग लगने की वजह से लॉक हो गया, बच्चे उसमें फंस गए, ट्रैप हो गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इतना ही नहीं, जो छत है आपको दिखाया, इसमें जो सीढ़ी छत पे जाती है, उस छत पे भी जाने के लिए सीढ़ी लॉक था। यानी कि आप ऐसा भी नहीं कि छत पर जाकर और वहां से कूद कर दूसरी छत पर चले जाए, तो आप नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि नीचे के फ्लोर पे पूरी आग लगी है और नीचे से ही आग ऊपर जा रही है, धुआं भर रहा है। दूसरा, अगर आप ऊपर जाना चाहे छत पर, तो वहां भी लॉक है, आप छत से जाकर कूद नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो आप एक तरह से ट्रैप है, आप एक लक्षागृह में कैद हो गए हैं, जहां से सिर्फ और सिर्फ आपकी नीति मरना ही होगा और कोई उपाय नहीं था। और यही बड़ी वजह थी कि 15 बच्चे मरे हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे सफोकेशन और घुटन की वजह से ही मरे हैं, क्योंकि पूरा जो विनोद, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। निश्चित तौर पर बच्चों की जान सफोकेशन की वजह से गई है, लेकिन सरकार अब इस पर एक्टिव मोड में भी दिख रही है। लखनऊ अग्निकांड पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी घटनाएं ना हो। संबंधित विभागों से कह दिया गया है कि सब स्कैनिंग करिए, कम से कम नियमों की अनदेखी की वजह से, किसी की लापरवाही की वजह से किसी की जान ना जाए। इस बात को लेकर अधिकारियों से सख्त निर्देश दिया गया है। ब्रजेश पाठक का ये बयान। हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी, संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। तो ये ब्रजेश पाठक का बयान। लेकिन सवाल फिर है कि 15 लोगों की जान चली गई, तो आप ये भी समझिए कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल क्यों हो। अलीगंज व्यस्त इलाका है और उस व्यस्त इलाके में, रेजिडेंशियल इलाके में बिल्डिंग बनी हुई है और वो बिल्डिंग बन गई कमर्शियल। सकरी गलियां हैं, अतिक्रमण भी है वहां पर, और अतिक्रमण के चलते जाहिर सी बात है पहुंचना स्पॉट तक वो मुश्किल होता गया। फायर ब्रिगेड को पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड कुछ देर से उसके बाद पहुंचने में मशक्कत उसने और देर करवा दी। इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाने में निगम नाकाम रहा। बिल्डिंग के आसपास रेस्क्यू करने की जगह तक नहीं है। विनोद तस्वीर दिखा भी रहे थे किस तरीके से बगल के घर की छत पर जाकर, वहां पर चढ़कर दीवार में होल करके और वहां से अंदर घुसे फायर ब्रिगेड के। दमकल कर्मियों को बिल्डिंग की दीवार तोड़नी पड़ी, वो भी दूसरे घर की छत पर जाकर। अंदर फंसे बच्चों के लिए को निकालने का रास्ता तक नहीं था। सोचिए, बाहर जो आदमी बचाने के लिए गया है उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से घुसे, कैसे रेस्क्यू करें,
अंदर जो फंसा है उसका दिमाग कैसे काम करेगा? इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था, बच्चे बचने के लिए वॉशरूम में घुस गए कि पानी है, थोड़ा सा हो सकता है राहत मिले, लेकिन वहां जाकर पैक हो गए। दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इस अग्निकांड में पश्चिम बंगाल की अनामिका की भी जान चली गई। शव लेने के लिए जब परिवार केजीएमयू पहुंचा तो जाहिर सी बात है, रो रोकर बुरा हाल, सदमे में। तो ये तस्वीर आपके सामने है, आप ये देखिए, लखनऊ के केजीएमयू की ये तस्वीर है। परिवार के लोग पहुंचे घर की बच्ची का शव लेने के लिए, दौड़े दौड़े आए और उसके बाद रो रोकर बुरा हाल। ये संभवतः बच्ची के माँ बाप हों और जिस बच्चे को बहुत सपनों के साथ माँ बाप घर से बाहर भेजते हैं कि जाकर कोचिंग में पढ़कर भविष्य बनाए, एक समय आए कि जाकर वहीं से उनके मौत की खबर आई। लखनऊ में कोचिंग में लगी आग के बाद पूरे प्रदेश में और देश में मातम। कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड में कानपुर के रहने वाले संयम की भी जान चली गई। संयम को आज कानपुर जाना था, अपने घर जाना था, अपनी दादी की 13वीं में घर आना था, लेकिन बदकिस्मती आप देखिए कि बेटे की मौत की खबर आ गई और जाहिर सी बात है इसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ। कल रात को उसको आना था तो अचानक वो कल रात को वहां से चलना था, लेकिन वैसे ही जैसे ही वो चलने लगा तो ऑफिस में जाना था, वहीं पे आग लग गई, उसमें फंस गया। हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग को ये पता चला कि कोचिंग सेंटर मतलब जो है आग लगी, बाद में पता चला कि नहीं मतलब उसकी। घर में कौन? दादी है, दादी की 13वीं, दादी की 13वीं। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है और भाई एक बड़ा, वो गुड़गांव में रहता है, वहाँ जॉब करता है। इसकी शादी हो गई? नहीं, अनमैरिड है। लापरवाही तो हुई है, बिना लापरवाही काम तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्ची नहीं निकल पाए तो नहीं लगा होता। अब एक और बड़ी खबर है इस अग्निकांड से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बाराबंकी के 2 युवकों की भी जान गई है। इनके नाम है मोहम्मद अमार और मोहम्मद शहजान। इनकी मौत उसी जगह पर हुई, इसी इमारत में ये ग्राफिक्स डिजाइनर थे और यहाँ पर काम करते थे। इन दोनों की जान वहाँ पर चली गई। ये तस्वीरें इन दोनों शख्स की हैं। मोहम्मद अमार और मोहम्मद शहजान ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर ये काम करते थे। इनकी भी जान इस बिल्डिंग में फंसने की वजह से चली गई। इनके घर में भी मातम है। आप सोचिए कितने सपने टूट गए इस अग्निकांड में।